हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी दोस्तों अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे हम दोस्तों निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि निरक्ष की स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अक्षीय स्थिति तो वो होती है जो एक ही रेखा पर हो। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है तो ये विद्युत द्विध्रुव वाले इसी रेखा पर या तो इधर की तरफ कोई बिंदु स्थित हो या इधर की तरफ कोई बिंदु स्थित हो, तो वो अक्षीय रेखा होगी। लेकिन निरक्षीय रेखा बोलते हैं दोस्तों विषुवतीय तल को। विषुवतीय तल मतलब उसका मध्य बिंदु जो हम ओ मानते हैं, इस मध्य बिंदु के लंबवत या तो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड, इसको बोलते हैं दोस्तों मध्य से गुजरने वाली रेखा वो विषुवतीय रेखा। तो जैसे मध्य बिंदु के लंबवत यहां मान सकते हैं हम जैसे उस पी बिंदु को या नीचे। तो यह होता है दोस्तों निरक्षीय स्थिति मध्य बिंदु के लंबवत होती है, जबकि अक्षीय स्थिति वही रेखा होती है दोस्तों। ये है सबसे बड़ी बात। हाँ, अब देखो दोस्तों हम सबसे पहले इसका डायग्राम समझेंगे। डायग्राम बना लिया तो आरामी से हो जाएगा ये। तो आप डायग्राम ध्यान से समझना। जैसे यहां पर ले लेते हैं हमने, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है दोस्तों। ये ए बिंदु है जिस पर माइनस क्यू आवेश है, ये बी बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव यही होगा और बीच की दूरी क्या है दोस्तों 2a। यह मध्य बिंदु O है, ठीक है। O से R दूरी पर स्थित यहां माना कि कोई बिंदु P है जो इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ये यहां से यहां तक माना कि थीटा एंगल पर है और ये भी, ये हमने दूरी नाप ली इसकी, ये भी थीटा एंगल पर है। हाँ, ये बिंदु P है, ठीक है दोस्तों। यहां तक हमने बस निरक्षीय स्थिति के लिए डायग्राम बना दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो उससे दूर की ओर होती है और माइनस क्यू आवेश के कारण उसके पास होती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मैंने बना ली। बी बिंदु पर है तो इसको मैंने नाम दे दिया दोस्तों ईवी। ईवी माइनस क्यू आवेश के कारण पास आएगी, पास आई तो दोस्तों इसको नाम दे दिया मैंने ई ए। ई बिंदु पर है तो ई ए। ये इनकी दिशाएं हो गई। अब दोस्तों एक बात और, जैसे लंबवत तो है ही है, हमें ये तो दूरी दे रखी है O से P तक की, लेकिन ये दूरी नहीं दे रखी ए बिंदु से P बिंदु तक, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, ये हमें निकालनी है। तो ये निकालने के लिए मैं दोस्तों पहले ही आपको निकाल देता हूं कि जैसे कोई सा भी त्रिभुज में ले लेंगे आप, माना कि त्रिभुज PAO में, समकोण त्रिभुज है PAO में, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होगा दोस्तों समकोण त्रिभुज 10th क्लास में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ रखी है। तो यहाँ देखो दोस्तों थीटा के सामने वाला लंब है, तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर हमें ये AP चाहिए, तो AP का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो दोस्तों OA का स्क्वायर तो है OA, यहां से यहां तक A ही रहेगा, एक स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, AP का स्क्वायर आ गया। हमें AP चाहिए तो ये हो जाएगा दोस्तों √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू दोस्तों डायरेक्ट ही मैंने यहां पर निकाल दी है। ये दूरी है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये भी दूरी दोस्तों दोनों बराबर है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि इधर भी R है और ये भी A है। तो ये यह हमने निकाल ली है दूरी।
या तुम पहले x मान लेते बाद में निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने शुरुआत में ही ये निकाल लिया। अब दोस्तों वही सेम टू सेम करेंगे जैसे अक्षीय स्थिति के लिए किया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मानिए दोस्तों हमने EV, तो EV बराबर हो जाएगा दोस्तों KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ आवेश तो दोस्तों Q है तो KQ और R स्क्वायर जो दूरी का स्क्वायर है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा। हाँ ये तो आ गया दोस्तों EV। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वही सेम टू सेम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण दोस्तों क्या माना है EA सेम टू सेम फॉर्मूला है वही दोस्तों KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ दूरी का वही रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दोस्तों मैंने बताया है आपको कि P बिंदु पर नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या प्राप्त होगी दोनों आवेशों के कारण। तो हम इनका देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो घटाते, अब घटाएंगे तो दोस्तों देखो प्लस क्यू और EV की वैल्यू भी इतनी है और EA की वैल्यू भी इतनी ही है। यहां तो हमें बराबर प्राप्त हो गए, अतः EV बराबर EA, यहां तो दोनों प्राप्त हो गए। तो इससे तो परिणामी आवेश की मात्रा है जो हमारी प्राप्त हो रही है वो तो जीरो प्राप्त हो रही है, तो जीरो तो होगा नहीं। तो अब दोस्तों जब ये आवेश की मात्रा जीरो प्राप्त हो रही है तो हम इसके विद्युत क्षेत्रों के घटक करेंगे। अब दोस्तों घटक करना 11th का टॉपिक है, सदिश में सदिश घटक। किसी भी राशि माना कि ये है कोई, ये एक्स वाई अक्ष है माना कि, और इसमें कोई माना कि भौतिक राशि दे रखी है आपको, थीटा एंगल पर दे रखी है, माना कि ए वेक्टर कोई राशि थी, इसका आपको घटक करना है, ठीक है, ए वेक्टर का। तो इसका एक सिस्टम है, जैसे थीटा दे रखा है ना, जो एंगल है, एंगल के पास वाला, थीटा के पास वाला तो होता है कॉस घटक। जैसे ए है तो वेक्टर ए कॉस थीटा, और जो थीटा से दूर, जो मतलब थीटा नहीं बन रहा, जैसे इसके साथ थीटा नहीं है, ये होता है साइन घटक, वेक्टर ए साइन थीटा। आप सबने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो आपको ये याद रख लेना है कि थीटा के पास वाला होता है कॉस घटक और थीटा से दूर वाला होता है साइन घटक। बस दोस्तों अब यहां हम बनाएंगे दोस्तों ऐसे ही सेम टू सेम, जैसे इस रेखा के समांतर हमने, जैसे EA है तो इस EA के दो घटक, एक तो माना कि ये रेखा है और एक इसके U, एक रेखा खींचनी पड़ेगी क्योंकि दोनों अक्ष ले रहे हैं x और y, तो दो रेखा। ऐसे ही EB की एक रेखा तो ये हो गई, एक ऊपर की साइड, दोनों एक दूसरे के लंबवत रेखा खींचते हैं। हाँ तो अब देखते हैं दोस्तों, जैसे ये रेखा खींची है ना दोस्तों, ये जितना एंगल है थीटा हुआ था तो ये भी थीटा रहेगा, क्योंकि ये रेखा जैसे ये कौन जितना देखो इस रेखा के समांतर हमने ये रेखा खींची है तो यहाँ पर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा का ही रहेगा। अब देखो दोस्तों, अब इनके हमें खंड करने हैं, घटक करने हैं, तो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया थीटा के पास वाला, माना कि EB का करना है हमें, तो EB का थीटा इसके साथ बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा EB cos थीटा, ध्यान से समझना। ऐसे ही दोस्तों EA का करना है, दोनों के निकलेंगे EB और EA का भी ये थीटा है तो ये थीटा के पास वाला यही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों EA cos थीटा। अब देखो दोस्तों EB का ये दूर वाला है तो दूर वाला होता है दोस्तों साइन थीटा। ऐसे ये दोस्तों EA का दूर वाला है, EA का ये दूर वाला है तो ये हो जाएगा दोस्तों EA साइन थीटा। अब ये डायग्राम कंप्लीट है दोस्तों।
अब इसमें भी हमें एक चीज दोस्तों प्राप्त हो रही है, वो है कि EB sin थीटा EA sin थीटा, क्योंकि EB बराबर EA बराबर है तो ये दोनों भी परिमाण में तो बराबर प्राप्त हो रहे हैं लेकिन दिशा में विपरीत है। इनको बोलेंगे दोस्तों ऊर्ध्वाधर घटक। जो x अक्ष y अक्ष होता है ना दोस्तों, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, और जो x अक्ष इसको बोलते हैं दोस्तों क्षैतिज घटक। तो ये दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त हुए हैं हमें, ये परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा इनकी विपरीत है। तो दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें किसके कारण प्राप्त होगी? केवल और केवल क्षैतिज घटकों के कारण। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों, वो लाइन भी आपको लिखनी है कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक की परिणामी तीव्रता परिमाण में समान होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देती है। यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होगी वो केवल और केवल क्षैतिज घटकों से प्राप्त होगी। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल क्षैतिज घटकों से प्राप्त होगी। क्षैतिज घटकों से प्राप्त होगी। हाँ दोस्तों, अब देखो तो क्षैतिज घटक कौन से हुए? टोटल परिणामी ई क्षैतिज घटक एक तो है दोस्तों EA cos थीटा, एक है EB cos थीटा। ध्यान से समझना, EA बराबर EB हमें दे रखा है तो हम दोनों की जगह लिख सकते हैं, EB की जगह भी EA लिख सकते हैं या EA की जगह EB लिख सकते थे, दोनों कोई सा भी लिख लो, EA cos थीटा ही कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? 2EA cos थीटा। अब दोस्तों 2 का 2 EA कोई सी भी वैल्यू रख लो, EA की वैल्यू है दोस्तों KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दोस्तों cos थीटा, अब इसी एंगल में यही त्रिभुज है ना, इसमें ही हम cos थीटा निकाले। आपको पता होना चाहिए cos थीटा निकाले तो 10th क्लास में पढ़ा था हमने लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला, ध्यान हो तो आपको, लाल बटा कक्का, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों इसमें आधार क्या है? A, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? A, आधार तो है A और कर्ण है दोस्तों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई दोस्तों? A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख देंगे A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दोस्तों 2 का 2, KQ का KQ, A का A। अब दोस्तों ये देखो, यहाँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और यहाँ भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेकिन ये दोस्तों क्या है? रूट में, क्योंकि यहाँ जो कर्ण है वो रूट में है। अब यहाँ रूट की जगह हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 1/2 पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना रूट को। तो देखो दोस्तों, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लियो और इसकी 1 है, 1/2 है और दोनों समान है। तो समान संख्या की घातें जुड़ जाती है, यहाँ 1 है और यहाँ आधी है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1.5, 3/2। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3/2। इधर मैं आपको क्लियर जोड़ के बता देता हूं, ये तो इसकी पावर 1 थी और ये दोस्तों हाफ थी। समान आधार होने पर घातें जुड़ती है तो ये लो 1 प्लस 1/2, तो ये तो सेम रहेगा, 2 एकम 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 और 1 3, 3/2, घात आ जाएगी अपनी 3/2। तो मैंने लिख दी दोस्तों 3/2। हाँ,
यहां तक हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों एक और लाइन, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, ये हो जाएगा दोस्तों P। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और चाहो तो आप यहाँ ये लिख सकते हो P बराबर Q इंटू 2A। अब दोस्तों वही लाइन जो हम लिखते आते हैं, मैंने आपको बोला था अक्षीय स्थिति वाले में भी, जो ये r का मान है ना, ये O से P बिंदु तक की जो दूरी थी, r का मान, ये जो a के मान है ना इतना सा, इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां लिखेंगे आप r इज ग्रेटर देन a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में, r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर। तो दोस्तों यहां पर हम a स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा KP अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, KP अपॉन RQ, यही होता है दोस्तों निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि हम इसका सदिश रूप देना चाहें तो दोस्तों सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू KP वेक्टर अपॉन RQ, और इसका हम लिख लेंगे एकांक सदिश। ये हो जाएगा दोस्तों इसका सदिश रूप। तो दोस्तों ये इसकी डेरिवेशन थी, बहुत ही आसान है। आपको बस चित्र एक बार समझ लेना है कि A B एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी 2 है। बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने निकाली तो दोनों बराबर आई, बराबर आने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें 0 प्राप्त हो रही है, 0 प्राप्त हो रही है, इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक किए। घटक करने पर हमने प्राप्त किए कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो तो परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं, जबकि क्षैतिज घटकों से ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों से प्राप्त होगी। E बराबर EA cos थीटा, EB cos थीटा, ये दोनों को जोड़ा और इनकी वैल्यू रखी। तो दोस्तों आसानी से, बहुत सीधी है और 101% चांस होते हैं दोस्तों इन डेरिवेशनों के आने के, या तो निरक्ष वाली पूछ लेता है या अक्षीय स्थिति वाली पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको ये बहुत ध्यान से करना है, साथ में नोट डाउन कर लेना। बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।